आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर के मॉडल में यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और इस तरह की और भी चीजें वहां पे बनाई गई। लेकिन उनके इस कॉन्सेप्ट को हाइजेनबर्ग ने चैलेंज किया और उन्होंने प्रूव भी किया। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम दो चीजों को ध्यान दें, एक पोजीशन और एक मोमेंटम, तो अगर हम पोजीशन पे ध्यान देते हैं तो मोमेंटम हमारा अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम पे ध्यान देते हैं तो हमारा पोजीशन अनसर्टेन होगा। इसका मतलब इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल विद ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहां पे हम दो चीजों को ले रहे हैं, एक डेल्टा एक्स, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और दूसरा हम ले रहे हैं डेल्टा पी, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज फिक्स ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो या कुछ एरर हो। तो इन दोनों को रिलेट करते हुए इन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कम से कम या ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई के बराबर। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और 4 पाई कांस्टेंट। इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में मिनिमम जो अनसर्टेनिटी होगी दैट इज h अपॉन 4 पाई या उससे ज्यादा होगी। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक बाइक चला रहे हैं और हमारे हाथ में घड़ी लगी हुई है, ठीक है। हम किसी टाइम पे हमसे कहा गया कि 10:02 और 5 सेकंड पे आपकी पोजीशन हमें चाहिए। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, घड़ी पे भी मेरा ध्यान है, और जैसे ही वो टाइम आता है तो हम नोट कर लेते हैं कि हमारी पोजीशन यहां पे थी, दैट इज आवर एग्जैक्ट पोजीशन। अच्छा, अब इसी को दूसरे तरह से देखिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसी सेम टाइम पे आपको अपनी वेलोसिटी बतानी है कि आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो हमारा ध्यान अब स्पीड पे रहेगा। टाइम को हम देख रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइम हुआ हमने ये बता दिया कि हमारी स्पीड ये थी, ठीक है। अब तीसरे केस में देखिए, आपसे कहा जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया गया और उस समय आपको स्पीड भी बताना है और पोजीशन भी बताना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पोजीशन पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी स्पीड गलत हो जाएगी, थोड़ा सा उस पर चेंज आ जाएगा, और अगर स्पीड को आप ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा एरर पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर हम मोमेंटम पे ध्यान देते हैं तो हमारी ये अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, या अगर हम डेल्टा एक्स पे ध्यान देते हैं पोजीशन पे तो हमारी डेल्टा पी में जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में अगर एक की सर्टेनिटी को एक को हम सर्टेन करते हैं तो दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास
अगर कोई माइन्यूट ऑब्जेक्ट है और हम उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसकी पोजीशन, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए उसकी पोजीशन हम नहीं जान सकते, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी हम उससे दे रहे हैं, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे आएगी, तभी हम देख सकते हैं। मींस जो रिफ्लेक्टेड लाइट है by that particle, that minute particle should be sufficient to create its image on our retina। ठीक है, अब इसको दो तरह से हम अचीव कर सकते हैं। पहला हमारे पास फॉर्मूला है E is equal to H न्यू। ठीक है, अगर हम न्यू को इंक्रीज कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू को इंक्रीज किया तो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई, और अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई इसका मतलब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई इसका मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम इंक्रीज होगा इसका मतलब वेलोसिटी में फर्क आता है, और ये चीज हमारी क्या हो गई, ये यहां पे अनसर्टेन हो गई मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये अनसर्टेन हो जाएगी। इसका मतलब अगर ज्यादा एनर्जी हम उसे देते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी उसे कम देते हैं, कम फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एनर्जी हमारी डिक्रीज कर गई। एनर्जी तो डिक्रीज कर गई तो ऐसा हो सकता है कि उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसकी एनर्जी इतनी कम हो कि वो हमारे रेटिना तक पहुंच ही ना पाए और कोई भी इमेज उसकी क्रिएट ना हो पाए। तो हमारे पास यहाँ पे दो लिमिटेशंस हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी रेटिना तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम डेल्टा एक्स इसको मिनिमम ले लेते हैं, कंडीशन मिनिमम अनसर्टेनिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास कंडीशन हो गई डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा p, और डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा x। अब देखिए, अगर डेल्टा p को हम जीरो कर देते हैं, मतलब इसको सर्टेन कर देते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी को खत्म कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन 0 डेल्टा x की जो अनसर्टेनिटी होगी ये इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम डेल्टा x मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी को 0 कर देते हैं, तो हमारे पास डेल्टा p की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर एक को हम अनसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरा ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जा रही है, एक को सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरा हमारा बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इन्होंने बोहर के एटॉमिक मॉडल को यहां पे चैलेंज किया। अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस P इज इक्वल टू mv, मास नॉर्मल कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा v। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ये कंडीशन आ जाएगी डेल्टा x डॉट m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई, इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम
फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक हमारा माइन्यूट पार्टिकल है, इसके लिए हम कंपेयर वैल्यू फाइंड करना चाहें कि पोजीशन और वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो ये हम इसको इस तरह से लिख लें H/m × 4 ये आ जाएगा। अब यहां पे जब सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 6.63 × 10⁻34 और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 3.14। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.7 × 10⁻⁵ ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵ और यूनिट क्या होगी, देखिए H की यूनिट होती है जूल सेकेंड और मास की यूनिट हो गई केजी, ये आ जाएगा जूल सेकेंड पर केजी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी में इतना ज्यादा हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई फॉर्म में कर सकते हैं, जिस तरह का कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम, हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है P = मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर इसको हम ऐसे करते हैं mv/t और t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा ma t। ठीक है, और ma की जगह हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टी पी। न्यूटन के सेकंड लॉ से भी ये हमें पता चलता है। ठीक है, अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर p को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके, तो अब देखिए, सॉरी हाँ डिस्टेंस था, तो ये हमने यहां पे काम किया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी और अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्या आ गया, ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज एनर्जी होती है हमारे पास, वर्क डन, जिसे हम एनर्जी लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई इनटू डेल्टा पी। तो देखिए डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स की जगह हम एनर्जी की अनसर्टेनिटी को भी ले सकते हैं। अब सिंस डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, सिमिलरली ये अगर इसके इक्वल है तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी दैट इज आल्सो इक्वल टू h/4π। इसका मतलब एनर्जी में भी टाइम के साथ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो ये तो जनरल चीजें हो गई। अब इस पे इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। तो यहां पे न्यूक्लियस के बाहर ये क्यों रहता है, इसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वाई इलेक्ट्रॉन
कैन नॉट reside inside न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एम डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास है h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहां पे आ चुकी है। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करते हैं, तो देखिए हमारे पास डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अब हम इस फॉर्मूले से यहां पे डेल्टा बी निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन डेल्टा एक्स एम 4 पाई। अब ये सारी वैल्यूज हम इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 और डेल्टा एक्स की जगह ये डायमीटर हम इसका लिख रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू मास अभी हमने लिखा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 4 इंटू 3.14। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5.77 इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी यहां पे आ रही है और ये वेलोसिटी क्या है, मच लार्जर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। So it is quite difficult to achieve this, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है, therefore electron cannot exist inside न्यूक्लियस। ये कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग ने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में, और इसने जो बोहर का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिक्स्ड ऑर्बिट में पाए जाते हैं, उसको चैलेंज किया कि उनकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों सर्टेन नहीं हो सकती, उनमें कम से कम अगर अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं तो h अपॉन 4 पाई होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके केमिस्ट्री में भी है और यहां पे भी पूछा जाता है। अब आगे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बोहर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इससे ज्यादा वहां पे जो जरूरत होगी उसको डिस्कस करेंगे।